Hello friends, how are you all? I'm Villian. Today I'm going to discuss a very important process questions part 6 in the education subject. So in this session we have completed Shift 1 2021 questions which belongs to unit 4, 7 and 8. And in the previous sessions we have also completed from the questions regarding Shift 2 2021. So बिकॉज ये जो मैंने प्लेलिस्ट आपको कराई है इसके अंदर मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगे मैं टिल 2018 तक जो बिलोंग करते होंगे आपके यूनिट 4, यूनिट 7 एंड यूनिट 8. सो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन. सो क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम दैट टीचर्स कैन यूज टू डेवलप. आपको वो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम बताना है जो टीचर्स यूज करते हैं. किस लिए? लेसन प्लान्स को डेवलप करने के लिए. विच इंटीग्रेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया. जो यूज किस चीज का करता है? टेक्नोलॉजी और मीडिया बोथ इंटीग्रेट को यूज करते हुए लेसन प्लान्स को बनाने का काम करता है. टीचर्स यूज करते हैं वो कौन सा इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है वो आपको बताना है. एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल या फिर हमारा सिंक्रोनस लर्निंग मॉडल. सिंक्रोनस से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं जो क्लास में जो फेस टू फेस आपका हो रहा है. ठीक है. एडी मॉडल जहां आपकी एनालाइज की जाती हैं सिचुएशंस, डिजाइन किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है एंड देन इवेलुएट करते हैं. लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ? दैट इंस्ट्रक्शनल सिस्टम जो कि टीचर्स यूज करते हैं लेसन प्लान्स को डेवलप करने के लिए विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द मीडिया, वो बताना है. वो है हमारा एश्योर मॉडल. क्योंकि एश्योर मॉडल में क्या करते हैं? आप एनालाइज करते हैं सिचुएशन को एंड देन आप स्टैंडर्ड्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं अपने, फिर आप स्ट्रेटेजीज लेके चलते हैं. टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लर्नर्स के पार्टिसिपेशन के हिसाब से आप क्या बनाते हैं? अपने लेसन प्लान्स बनाते हैं. उसके बाद जब आप उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं देन आप इवेलुएट करते हैं और रिवाइज करके देखते हैं कि जो चीजें आपने बनाई है वो अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड्स है कि नहीं. तो जो हमारा एश्योर मॉडल है ये एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम होता है, एक गाइडलाइंस होती है जो टीचर्स यूज करते हैं लेसन प्लान्स को डेवलप करने के लिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. जो आपका एश्योर मॉडल है वो टीचर्स यूज करते हैं लेसन प्लान्स को डेवलप करने के लिए विच इंटीग्रेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया. The Sure model places the focus on the learner and the overall outcome of accomplished learning objectives. That means कि जो आपका Sure model है कहीं ना कहीं learners के अराउंड होता है आपको चेक करने के लिए कि जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों की आउटकम आप देख सकते हैं कि बच्चों ने जिस ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आपने लेसन प्लान्स बनाए थे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं हुए. दैट मीन्स योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जो आपने बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए थे, बच्चों ने वो टास्क आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चे उस चीज को समझ पाए कि नहीं समझ पाए. तो कहीं ना कहीं ये लर्नर फोकस्ड भी होता है आपका. और जो इसके एक्रोनियम्स थे वो यही होता है कि एनालाइज करना, स्टेट करना ऑब्जेक्टिव्स को, फिर आप स्ट्रेटेजीज बनाना टेक्नोलॉजी, मीडिया, मटेरियल्स लेके, फिर आप यूटिलाइज करेंगे चीजों को. उसके बाद आप रिक्वायर करेंगे लर्नर का पार्टिसिपेशन, फिर इवेलुएट करेंगे एंड देन रिविजन होगा. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एश्योर मॉडल. सो द नेक्स्ट वन इज टीचर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टैंड अलोन. जितने भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है वो टीचर एजुकेशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है. TEI, teacher education institutions, as it requires high quality content as well as pedagogy and multidisciplinary inputs. टीचर एजुकेशन प्रोवाइड की कराई जाती है स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज में. ठीक है. जो आपके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं ना कहीं किस चीज के रिक्वायरमेंट करते हैं कि डिमांड, मतलब दैट मीन्स कि जो वहाँ पढ़ाया जाए टीचर एजुकेशन, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ का जो क्वालिटी कंटेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. पीडागोजी पढ़ानी चाहिए ताकि टीचर्स को पता चले कि उन्हें बच्चों को कैसे अटेंड करना है. एंड मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट्स होने चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है. स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी? रेगुलेटरी एफर्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, रेगुलेटरी बॉडी आर एबल to curb the malpractices and able to enforce basic standards for quality. दोनों स्टेटमेंट्स में टीचर एजुकेशन की क्वालिटी की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो माल प्रैक्टिसेस बीच में की जा रही थी इंस्टीट्यूशंस में कि सिर्फ डिग्री, पैसा ली और डिग्री दे दी, वो चीजें खत्म हो जानी चाहिए. टीचर एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों को पेडागोजी पता होनी चाहिए, ट्रेनर्स को मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट्स देने चाहिए उनको, ताकि एक अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड आपका मेंटेन हो सके. तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है. तो हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर बोथ आर करेक्ट. इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है. तो अगर आप देखना चाहें कि जो टीचर एजुकेशन की बात की गई, टीचर एजुकेशन किस लिए दिया जाता है? ताकि जो ट्रेनर्स होते हैं, जो टीचर्स बनने वाले होते हैं, वो अपनी स्किल्स को अच्छे से इनहेंस कर सके, अच्छे मेंटर्स बन सके, बच्चों को समझ सकें. जो हमारी स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती है उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस खुल जाए 2030 तक, और जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, वो आपको ऑफर किया जाना चाहिए. ठीक है. तो ये सब चीज इसके अंदर गिवन है जो मैंने पढ़ाया है. तो अगर आप देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई हैं वो आपको लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए इनके सन क्या है। अब आता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो सबसे लेट हुआ था आपका, विच इज 1973। देन आता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, 1961। यूजीसी 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। बीएचयू सबसे पहले 1916। न्यूपा 1962, जस्ट आफ्टर एनसीईआरटी। तो इस बेसिस पे जब आप इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, मैंने यहाँ पर भी ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बीएचयू सबसे फर्स्ट 1916, देन यूजीसी 1956, एंड देन आता है आपका एनसीईआरटी 1961, एंड द नेक्स्ट आता है आपका न्यूपा 1962 एंड द एनसीटी 1973। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच रिलेशनशिप रिमेन्स इनकॉन्क्लूसिव। आपको बताना है जो इनके साथ इनकॉन्क्लूसिव है, दैट मींस देयर इज नो मैच बिटवीन, देयर इज नो रिलेशनशिप। ईटिंग ब्रेकफास्ट इज बेनिफिशियल फॉर द कॉग्निशन। आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना कहीं ना कहीं आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है, कहा जाता है कि आप खाली पेट घर से ना जाएं। माल न्यूट्रिशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर बच्चे के साथ माल न्यूट्रिशन है किसी बच्चे को, तो कहीं ना कहीं उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इम्पेरिटी आती है। ठीक बात है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी हैज एन एसोसिएशन विद द कॉग्निशन। कि आपकी ओबेसिटी, आपका जो मोटापा है, वो कहीं ना कहीं कॉग्निशन से बिलोंग करता है, एसोसिएट करता है? नहीं, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, जो इनकॉन्क्लूसिव होगा, जिसका रिलेशनशिप नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, विच इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड द स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडी मॉडल से बिलोंग करता हुआ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, वी नो दैट इज एन एक्रोनिम फॉर द 5 फेजेस: अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। जिसने एडी मॉडल पढ़ा वो फर्स्ट में बता देगा कि अप्रोच जो हो गया वो गलत हो गया। अप्रोच नहीं होता, क्या होता है? एनालाइज होता है। एडी में भी एंड एश्योर में भी, दोनों में एनालाइज होता है। ठीक है, एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अगर एनालाइज होता तो सही होता, अब ये गलत हो गया क्योंकि इसमें अप्रोच गिवन है। स्टेटमेंट 2, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कोर कंपोनेंट्स है और ये बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। दैट मींस स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो इस बेसिस पे आपका ये एक्रोनिम मैंने आपको बता ही दिया है, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन वाज ब्रॉट इनटू द कनकरेंट लिस्ट बाय। आपको बताना है कनकरेंट लिस्ट के हिसाब से एजुकेशन किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 44, 41, 42, 43। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था 1976 में, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था स्टेट से कनकरेंट लिस्ट में। वो फर्स्ट था हमारा एजुकेशन, सेकंड था हमारा फॉरेस्ट, थर्ड इज वेट एंड मेजर्स, फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड द फिफ्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो फर्स्ट आपका एजुकेशन आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से आया है। जो आपके मॉडल्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, टीचिंग मॉडल्स पे। द फैमिली ऑफ मॉडल्स विच इज मोर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स। आपको बताना है वो फैमिली मॉडल जो कि सबसे ज्यादा कंसर्न करता है किसके साथ? इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के साथ बाय द स्टूडेंट्स। बिहेवियर मॉडिफिकेशन फैमिली होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली होगा, पर्सनल फैमिली होगा, या फिर सोशल इंटरेक्शन। जहां बात की जा रही है बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल्स की और उसको नॉलेज कैसे एक्वायर करता है, तो ये आपका आता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के थ्रू। इसके अंदर हम 5 पढ़ेंगे मॉडल। फर्स्ट आता है आपका इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल ऑफ हिल्डा टाबा। सेकंड आता है आपका बायोलॉजिकल। हिल्डा टाबा क्या बात करता है? प्रपोज करता है प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपका इंडक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है। बायोलॉजिकल जो टीच किया जाता है मेथड बच्चे के अंदर, ये चेक करने के लिए कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एबिलिटी कितनी है, सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल कहीं ना कहीं आपका डेविड ऑसोबेल का जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है उससे बिलोंग करता है, कि आप कैसे कंसेप्ट करेंगे बच्चे के सामने एग्जांपल्स दिखा के, नॉन एग्जांपल्स दिखा के। इट प्रपोजेस टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लर्नर टू एब्जॉर्ब
एंड रिलेट बॉट, बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नॉलेज को इंटर रिलेट करके समझ सके, लर्नर्स के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए चीजों को एब्जॉर्ब करने की। एंड द फोर्थ वन विच इज वेरी नोएबल थिंग दैट जीन पियाजे ने कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल की बात की, इन्होंने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात की थी, स्पेशली थ्रू द लॉजिकल रीजनिंग। फिर आता है हमारा फिफ्थ मॉडल विच इज मेमोरी मॉडल ऑफ हेनरी लोरेन। इट इज डिजाइंड टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू मेमोरीज, कंसेप्ट, फैक्ट्स, के बच्चा कैसी चीजें याद रख सकता है, कैसे कंसेप्ट समझता है, कैसे फैक्ट समझता है, कैसे आप उस बच्चे की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली आंसर हो जाएगा हमारा, या फैमिली मॉडल्स गिवन थे, जो कि सबसे ज्यादा कंसर्न किससे है वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, इसको अगर आपको स्टेटमेंट्स समझ में आ जाए तो आपके लिए आंसर आसान करना देना बहुत आसान हो जाता है। द लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ टीचर, ये अपने आप ही गलत हो गया। क्या लर्निंग विदाउट टीचर नहीं हो सकती? क्या लर्निंग सिर्फ स्कूल में होती है? लर्निंग तो बच्चे के घर से स्टार्ट हो जाती है, टिल बर्थ स्टार्ट हो जाती है। लर्निंग इज इनहैंस्ड थ्रू सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शन, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है तो उसकी लर्निंग इंक्रीज होती है, इनहैंस होती है। लर्निंग एक्सपीरियंस से भी इनहैंस होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्कूल, ये अभी मैंने समझाया। बच्चे की लर्निंग घर से स्टार्ट हो जाती है, पीयर ग्रुप से स्टार्ट हो जाती है, मदर फर्स्ट टीचर कहलाई जाती है। तो आपका बी और ई ऑप्शन इज रॉन्ग, बट ए, सी एंड डी इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड। आपको बताना है जो आपकी असिंक्रोनस लर्निंग है वो क्या चीज इंक्लूड नहीं करती। असिंक्रोनस लर्निंग में कोलैबोरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कम्युनिकेशन भी होता है, कंटेंट होस्ट किया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स जो होता है वो आपका प्रोग्राम लर्निंग होती है, ये अलग लर्निंग होती है आपकी, ये इससे बिलोंग नहीं करती। सो सिंक्रोनस जो बिल्कुल सेम टाइम होती है, फेस टू फेस होती है, असिंक्रोनस जो एक टाइम पे नहीं होती, डिस्टेंस लर्निंग हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर मोस्ट सुटेबली मीन टू बी, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है स्लाइड्स का, वो किस चीज का मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? वो एक लर्निंग सपोर्ट होता है, टीचिंग सपोर्ट होता है, एक ट्रांसक्रिप्ट होती है, या फिर एक विजुअल एड होता है? जब आप क्लास के अंदर स्लाइड्स को प्रेजेंट करके पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं बच्चों को विजुअली चीजें दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये आपका विजुअल एड कहलाएगा। तो बेस्ट आंसर होगा इसका हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट वन गिवन है आपको, स्टेटमेंट टू गिवन है। स्टेटमेंट वन क्या कहता है? द एम ऑफ एजुकेशन in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in the world. That means कि जो एम है हमारी एजुकेशन का, हमारी एंशियंट इंडिया के हिसाब से, वो सिर्फ बच्चे को नॉलेज देना नहीं था, बल्कि उसको अपनी जिंदगी की प्रिपरेशन कराना भी एक रीजन था। लाइफ बियॉन्ड द स्कूलिंग, मतलब स्कूल से बाहर भी बच्चे को अपनी मतलब रियलिटी, मतलब बच्चे के अंदर सर्वाइवल स्किल्स की बात करते थे वो लोग, लाइफ स्किल्स की बात करते थे, वो सिर्फ नॉलेज देने की बात नहीं करते थे। बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, बच्चे को सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना ही बच्चे की एजुकेशन नहीं होती, बच्चे को एक जिंदगी की तैयारी भी करानी होती है। स्कूल के अलावा भी एक जिंदगी है, कंप्लीट रियलाइजेशन होना चाहिए सेल्फ का। बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट वन इज योर करेक्ट। एंड द स्टेटमेंट टू, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इक्विप्ड विद 21st सेंचुरी स्किल्स ओनली। जो एम ऑफ एजुकेशन है आपका वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है बच्चे को सिर्फ वो आनी चाहिए, ना पहले की और ना आगे की। दैट मीन्स आप एक रिजिडिटी की बात कर रहे हो जो एम ऑफ एजुकेशन में नहीं आता हमारे। तो स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, और स्टेटमेंट वन इज योर करेक्ट आंसर। ये था मेरा आज का लेसन, एंड आई विश कि मैं लेसन अगला लेसन भी मैं आपका जल्दी डालूंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अप्रैल में मे बी आपका मई जून तक सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम्स होंगे एजुकेशन के। So thank you for your attention, friends. Stay blessed, enjoy learning. See you soon with the next video.